इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। खासतौर से अभी नाविद साहब ने जो इसका इंट्रोडक्शन बताया कि इसका मकसद क्या है बुलाने का, तो खासतौर से हम लोग काफ़ी समय से जब वॉयलेंस फ्री इंडिया के बैनर तले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहली हम लोगों ने मीटिंग की थी। उसमें खास मकसद ये था कि जिस तरह से सिविल सोसाइटीज के लोग एकत्र होकर के ये अपील कर रहे हैं कि सभी का 2024 के इलेक्शन में जो सफल कम्युनिटीज हैं, सफल ग्रुप हैं, उनका वोट एक जगह जाना चाहिए। ठीक इसी समय इंडिया के नाम से एक विपक्ष का गठबंधन राजनीतिक पार्टियों ने बनाया। इससे वॉयलेंस फ्री इंडिया काफी खुश हुआ। उसको उम्मीद की किरण नजर आई कि देश में परिवर्तन हो सकता है। 2014 से 2019 तक लोग निराश हो गए थे कि राजनीतिक परिवर्तन की कोई संभावना नहीं दिखती है, विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। उसमें राजनीतिक पार्टियों का ही केवल हाथ नहीं, बल्कि जो सिविल सोसाइटी हैं, समाज के लोग हैं, उनका भी बराबर योगदान होता है, क्योंकि वही इस देश में जो असली मालिक हैं लोकतंत्र के, वो मतदाता हैं। मतदाता आप देख रहे होंगे 94.5 करोड़, आज जो अभी राज्यसभा में उत्तर दिया गया था, 94.5 करोड़ मतदाता इस समय देश में हो गए हैं। उसमें से करीब, जैसे पिछले इलेक्शन को देख लें तो 67 और 70 के बीच में ही मतदान होता है, उससे ज़्यादा मतदान नहीं होता। 30% मतदाता तो मत डालने ही नहीं जाते हैं। उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है यदि वो भी मतदान करें। तो सबसे पहले तो हम उन मतदाताओं से अपील करेंगे जो वोट डालने नहीं जाते हैं कि सभी लोग वोट डालें, क्योंकि लोकतंत्र में असली मालिक हैं। जो सांसद होते हैं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जनता अपने हकों के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए उनको पार्लियामेंट में भेजती है। वो पार्लियामेंटेरियन अगर उनकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं तो उन पार्लियामेंटेरियन को बदलने की भी उनसे गुजारिश की जाती है कि जो लोग अपने मतदान का प्रयोग सोच समझ कर करें, जो उनके हित में MP है, MLA है, उसको ही चुने, और अगर वो हित में काम नहीं करता है तो उसकी बदलने की भी पूरी उनके लिए अधिकार है। तो ये मत का अधिकार जो बहुत बड़ा है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो जनता को स्वयं खड़ा होना पड़ता है। जब जब देश के ऊपर संकट के बादल आए हैं, सरकारों ने अपनी मनमानी की है, तब तक भारत की जनता बहुत समझदार है, जागरूक है, उसने समझदारी का परिचय दिया है, उनने उन सरकारों को बदला है। ये हमारा इतिहास बताता है। अब इस समय हालांकि देश में इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग इतने भयभीत हैं, डरे हुए हैं। CBI से, ED से नेता डरे हुए हैं। आम आदमी जो फेसबुक पर अगर कोई लिख देता है, अगर कोई अपनी बात अपने मन से कह देता है, तो उनके ऊपर भी FIR हो जाती है। तो इस तरह से पूरे जनता में एक भय का वातावरण बनाया हुआ है, और कुछ ग्रुप ऐसे हैं देश के अंदर भय क्रिएट कर रहे हैं। खास जमातों के लिए, खास समुदायों के लिए टारगेट करके उनको डराया धमकाया जाता है, उनके ऊपर हिंसा की जाती है। इसलिए हम लोगों ने हिंसा मुक्त भारत का एक लोगों को आश्वासन दिया कि 2024 में यदि आप साथ देते हैं तो हिंसा मुक्त भारत हो सकता है, भयमुक्त समाज बन सकता है। तो भयमुक्त समाज बनाने के लिए ये आज जो कॉन्फ्रेंस है वो हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि हम खाली एक मतदाता हैं। राजनीतिक पार्टियां जो हैं
उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के हाथ में ही पूरी ताकत अल्टीमेटली आती है, और अगर वो गुनहगार बनती हैं, बाद में संवैधानिक अधिकारों का हनन करती हैं, तो उनको भी आगे बदलने का अधिकार है। तो इस तरह से सिविल सोसाइटियां भारत के अंदर जिंदा रहनी चाहिए, अपनी मुखर आवाज बोलने वाले लोग जिंदा रहने चाहिए, तभी भारत का लोकतंत्र जिंदा रह सकता है, तभी भारत का संविधान जिंदा रह सकता है। तो हमें आज़ादी के लिए, अक्षर रखने के लिए अपनी आवाज़, अपना जो आर्टिकल 19 है संविधान में, उसको जीवित रखने के लिए सिविल सोसाइटियों को उठ करके खड़ा होना ही पड़ेगा। तो आज के समय में हम लोगों ने जो इंडिया गठबंधन बना है, उससे एक उम्मीद जगी है लोगों के अंदर कि इससे कुछ हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश खासतौर से जहां पर 80 सीटें लोकसभा की आती हैं, वो आज भी लोगों के अंदर ये डर बना हुआ है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर कुछ नहीं कर पाता है विपक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है, उसके लिए जो विजय मिलेगी वो उत्तर प्रदेश से ही मिल सकती है। उत्तर प्रदेश का जैसे अखबारों और मीडिया में खबरें आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है विपक्ष का, वो अभी तक मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां धर्म की राजनीति तो होती है उत्तर प्रदेश में, उसके साथ साथ जाति की राजनीति भी होती है। आप जानते होंगे कि 3 बड़े समुदाय उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिनका सबसे ज्यादा वोट शेयर है। उसमें नंबर 1 पर जाटव बिरादरी है, जिसके 13% वोट हैं। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण बिरादरी है, जिसके 9% वोट हैं। और तीसरे नंबर पर यादव या अहीर बिरादरी है, जिसके 8% वोट हैं। और तीनों की राजनीतिक पार्टियां हैं। अब तक ये कहा जाता था कि कांग्रेस जो है ब्राह्मणों के नेतृत्व वाली पार्टी है। उत्तर प्रदेश में उनका राज इसलिए चलता है क्योंकि वहां ब्राह्मण उनको वोट देते हैं। दूसरे नंबर पर बीएसपी जाटवों की पार्टी मानी जाती है, जिसको इसलिए चलती है क्योंकि वहां पर जाटव लोग एक मुश्त उसको वोट देते हैं। उसका प्रमाण भी है कि सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जो 2022 में हुआ है, सीट के हिसाब से नहीं बल्कि वोट शेयर के हिसाब से बोलता हूं, वो 2022 में हुआ, क्योंकि वहां उसका वोट शेयर 13% पर घट करके आ गया। जबकि ऑन एवरेज जो मैंने जो डेटा लिया है, तो विधानसभा 1989 से लेकर के और 2022 तक 9 विधानसभाओं के चुनाव हुए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जो ऑन एवरेज 89 से लेकर के और 22 तक जो वोट शेयर मिला है 18.23% मिला है। लेकिन इस बार जो उसका वोट शेयर है 2022 का, वो 13% पे आकर के उसका सिमट गया है। इसका मतलब ये है कि उनका अपने एवरेज से 9 चुनावों के एवरेज से भी वोट शेयर उनका कम हो गया है। तो इसको हमें मानना चाहिए कि ये वोट शेयर केवल एक बिरादरी तक सीमित हो गया है, और बाकी जो बिरादरियां बहुजन समाज की उनके साथ में जुड़ी हुई थी, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम समुदाय है, उन्होंने भी मतलब उनको वोट इस बार नहीं किया है। तो ये चिंता का विषय है बहुजन समाज पार्टी के लिए। इसी तरह से अगर लोकसभा का देखें 1989 से, तो 1989 से लेके आज तक का जो उनका वोट शेयर है एवरेज, वो 19.24% है। 19.24% वोट और 18.23 विधानसभा का, ये दोनों ही लगभग जो है 1% के अंतर पर चलते रहे हैं। और उन्होंने सीटें भी लोकसभा में भी काफी जीती। आप देखेंगे 2009 का जो इलेक्शन था, उसमें उनको सबसे हाईएस्ट सीटें मिली। तो ऐसा नहीं है, बीएसपी का वोट शेयर और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर और कांग्रेस का जो पतन का जो मुख्य कारण है
वो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट शेयर जो था कांग्रेस को मिलता था वो हट करके वो बीजेपी में पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है। ये मेन कारण है। मुस्लिम समाज जो है शिफ्ट होता रहता है, पहले कभी कांग्रेस के साथ था, फिर समाजवादी पार्टी के साथ रहा, और कभी बीएसपी और समाजवादी पार्टी में दोनों बढ़ जाता है। इस बार जो मेन कारण रहा बहुजन समाज पार्टी का जो 13% वोट रहा है, उसका मेन कारण ये रहा कि जो मुस्लिम समाज एक मुश्त जो है समाजवादी पार्टी को वोट किया, जिससे उनका वोट दिखाई देता है समाजवादी पार्टी को 32% के करीब वोट मिला। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्राह्मण का जो वोट शेयर है वो पूरा का पूरा आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए चला गया। इसलिए जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो घट करके 2% 3% के ऊपर शिफ्ट हो रुक गया। तो इस तरीके से जो कमजोरी का कारण है कांग्रेस का वो ब्राह्मण वोट का हटना है। बीएसपी की कमजोरी का कारण है मुस्लिम वोट का अभी पिछले वोट का वहां से हटना है। और जो समाजवादी पार्टी है बेशक उसमें परिवर्तन हुआ है, सकारात्मक